नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का 125 का मुकदमा कर रखा है और वह आपसे खर्चा मांग रही है और आपकी इनकम दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी कमाई है 10,000 रुपये और आपकी पत्नी दिखा रही है कि आप 50,000 कमाते हैं, 1 लाख रुपये कमाते हैं और आपसे डिमांड करती है कि हमको 50,000 रुपये इनसे खर्चा दिलवाया जाए या 20,000 रुपये दिलवाया जाए और आप देने में असमर्थ हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं किस तरीके से आप खर्चे से बच सकते हैं या अपना खर्चा कोर्ट से कम करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लड़कियां किस कंडीशन में खर्चे की हकदार नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू 125 सबसेक्शन 4 उसमें बताया गया है, यदि कोई पत्नी एडल्ट्री की दशा में रह रही है। एडल्ट्री से मतलब है कि आपके होते हुए भी आपकी पत्नी किसी और से संबंध रख रही है, किसी और से रिलेशनशिप में है और आपके पास ऐसी एविडेंसेस है तो भी आपकी पत्नी खर्चे की हकदार नहीं है। दूसरा है कि म्यूचुअल कंसेंट से, आप दोनों की आपसी सहमति से आप दोनों अलग रह रहे हैं या उसने आपका परित्याग कर रखा है बिना किसी कारण के, आपसे बिना फालतू में अलग रह रही है, आपको वो परित्याग कर रही है, आपके साथ नहीं रह रही है, तब भी वह खर्चे की हकदार नहीं है। इसके साथ ही एडिशनल ग्राउंड जो हैं, ये मेरे खुद के हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग को क्या करना चाहिए। किताब में तो केवल यही 3 ग्राउंड दिए हुए हैं कि एडल्ट्री का, म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहने का, लेकिन कुछ ग्राउंड मेरे खुद के बनाए हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे खर्चे से बच सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो अपने अकाउंट में पैसे ना रखें। अगर आपकी अकाउंट में सैलरी आती है तो कोशिश करिए कि अपनी सैलरी कैश में लीजिए। जहां आप एम्प्लॉय हैं वहां बताइए कि साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप मुझे सैलरी नकद दे दीजिए। आप अकाउंट में अपने पैसे कम से कम रखिए। दूसरी बात है कि हो सके तो कोई लोन ले लीजिए, उसकी किस्तें अदा कीजिए। आप दिखाइए कि आपके ऊपर इतना बर्डन है, आपने लोन ले रखा है, आप उसकी किस्तें अदा कर रहे हैं। तीसरी बात है कि एक गलती लड़के लोग कर देते हैं कि अपने आप को माँ बाप से बेदखल करवा लेते हैं। ये दिखाते हैं कि हमें बेदखल कर रखा है, हमारे पास रहने की जगह भी नहीं है। आपको अपने आप को बेदखल बिल्कुल नहीं करवाना है। आपको उल्टा अपने माँ बाप को अपने ऊपर डिपेंड दिखाना है। आपको दिखाना है कि आपके वृद्ध माँ बाप हैं, आपको उनका भी खर्चा करना पड़ता है। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या विडो बहन है, तलाकशुदा बहन है, तो भी आपको दिखाना है कि आपको आपकी बहन का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके वृद्ध माँ बाप का खर्चा करना पड़ता है। आपको जहाँ जहाँ आपका खर्चा हो रहा है वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको अपने आप को बेदखल बिल्कुल नहीं कराना, ये नहीं दिखाना है। वहाँ से आप और गलत साबित हो जाएंगे कि देखिए इनको तो इनके माँ बाप ने भी अलग कर रखा है, इसका मतलब मैं बिना किसी कारण के अलग नहीं रह रही हूँ, इनका करैक्टर ही ख़राब है इसलिए मैं अलग रह रही हूँ। चौथी बात, यदि आपने कोई LIC करा रखी है या कोई डाकखाने की किस्त करा रखी है या कोई FD करा रखी है, MIS करा रखी है, तो उसका पैसा स्वयं जमा ना करके हो सके तो अपने रिश्तेदार के माध्यम से जमा कराइए। कोशिश करिए कि आपकी LIC की किस्त, FD की किस्त, MIS की किस्त आपके रिश्तेदार जमा करें। वो सारी एविडेंस अपने पास कलेक्ट करिए कि देखिए साहब, मैं तो अपनी LIC की किस्त भी जमा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी LIC मेरे रिश्तेदार जमा कर रहे हैं। या हो सके तो 1 आध साल की अपनी LIC टूटने दीजिए, वो दोबारा रिन्यू हो जाती है। जब आप पैसा जमा कर देते हैं दोबारा रिन्यू हो सकती है। साथ ही साथ यदि आपके पास में कोई बड़ी गाड़ी है, कार है, XUV ले रखी है आपने, तो उसको भी ना रखें। अगर आप वो रखते हैं, आपकी पत्नी वो डिटेल निकाल लेती है, वो कहती है देखिए साहब ये तो XUV से घूम रहे हैं, इनकी इतनी इनकम है, ये ऐसे थोड़ी गाड़ी चला रहे हैं, तो वो भी आपके विरुद्ध जाएगी। तो इसीलिए अगर हो सके तो अपने पास में कार ना रखें। चौथी बात, कोर्ट में अगर आप जाएं तो कोर्ट में अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल, साधारण तरीके से रखें। अक्सर लड़के बहुत नक्शेबाजी में आते हैं, पत्नी को अपने शो करने के लिए आते हैं, ये दिखाते गले में मोटी मोटी चैन पहन के आ रहे हैं, हाथ में अंगूठी पहन के आ रहे हैं। कोर्ट इन सब बातों को नोटिस करता है, कोर्ट देखता है। जजों को सब पता रहता है कि लड़के कैसे आ रहे हैं कोर्ट में, लड़कियां कैसे आ रही हैं। वो एक नज़र में पहचान लेते हैं कि लड़का कितने पानी में, उसकी क्या इनकम होगी, उसके हाव भाव से सब पहचान लेते हैं। उनके पास में ऐसे हजारों केस होते हैं, वो देख के पहचान सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप कोर्ट में एकदम सिंपल, साधारण तरीके से जाएं। देखिए, यदि आपके ऊपर मान लीजिए कोई तलवार से वार करता है तो आप डंडे से या हाथ से थोड़ी उस तलवार को रोकेंगे, आप भी तलवार का वार तलवार से ही रोकने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर घरेलू हिंसा का 125 का मुकदमा कर रखा है तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि उसके ऊपर कोई मुकदमा ना करें। आपको भी अपनी माँ से, अपनी पत्नी के ऊपर एक घरेलू हिंसा का मुकदमा करा देना है। आपको एक अधिकार है, सेक्शन 24 में आप भी खर्चा ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर हस्बैंड की कोई इनकम नहीं है, हस्बैंड नहीं कमा रहा है और आपकी पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपके ऊपर कोई मुकदमा कर रखा है, तो भी आप एक सेक्शन 24 में अपनी पत्नी से खर्चा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप बीमार रहते हैं
या आपके पेरेंट्स बीमार रहते हैं, आप उनका इलाज करा रहे हैं, तो मेडिकल बिल संभाल के रखिए। वो बिल भी आपको कोर्ट में लगाने हैं, कोर्ट को दिखाना है कि साहब मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मुझे उनका इलाज कराना पड़ रहा है जिसमें मेरा इतना खर्चा हो रहा है। दूसरी बात, आपको ये जानना है, ये देखना है क्या आपकी पत्नी की कोई पैतृक संपत्ति उसके मायके में है। पत्नी की पैतृक संपत्ति में या पिता की संपत्ति में हक होता है। आजकल लड़कियों को संपत्ति में हक बराबर का है जितना लड़कों को हक है। अगर उसके पास पैतृक संपत्ति है, खुद की संपत्ति है या कोई अन्य संपत्ति है, तो भी आप कोर्ट को बता सकते हैं कि साहब इसकी संपत्ति है। दूसरा, आपको पत्नी की एजुकेशन, मेंटली फिजिकल स्टेटस उसका क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें भी अपने पास रखनी है और कोर्ट में सब बताना है कि साहब लड़की इतना पढ़ी लिखी है, ये कहीं जॉब कर रही है, या फिर अगर वो बीमार नहीं है तो आपको ये भी दिखाना है कि देखिए साहब मैं तो बीमार हूँ, ये बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा खुद का इतना खर्चा होता है, माँ बाप का इतना खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें दिखानी। यदि पत्नी कहीं जॉब कर रही है तो वो डिटेल भी निकालिए, या पहले कहीं जॉब कर चुकी है तो आपको वो भी डिटेल निकालनी है। आपको मैंने बता दिया कि मेडिकल बिल भी आपको फाइल में सारे लगाने हैं। पत्नी की कोई संपत्ति है वो भी लगा देनी है, कोर्ट को दिखानी है। पत्नी पहले कहीं जॉब कर चुकी है वो भी दिखाना है। कोई इनकम सर्टिफिकेट अगर उसका हो तो वो भी लगाना है। कहीं पहले से कमा रही हो तो वो भी आपको कोर्ट में बताना है। यदि आपकी इनकम मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है, 7,000 है, 12,000 है, तो आपको करना क्या है कि एक इनकम सर्टिफिकेट भी अपनी तहसील से बनवा लें, क्योंकि केसों में पत्नियां 50,000, 1 लाख से कम इनकम आजकल नहीं दिखा रही हैं। तो आप दिखा सकते हैं कि साहब मेरी सालाना इनकम 1 लाख है या 1.5 लाख रुपए है। अपना तहसील से इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी पत्नी की एजुकेशन बताएं, पैतृक संपत्ति बताएं या उसका बैंक अकाउंट बताएं। अगर आपके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है तो आप अपने 125 के मुकदमे में 91 CRPC की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं तथा ये कह सकते हैं कि साहब इनसे इनका अकाउंट तलब किया जाए, इनसे इनकी जो भी आपको डॉक्यूमेंट तलब कराना है वो तलब कराने के लिए आप लगा सकते हो। इनकी मार्कशीट तलब की जाए, इनसे इनकी एजुकेशन पूछी जाए। 91 में आप दस्तावेज भी तलब करा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें आप अपनी पत्नी से खर्चा कम से कम करा सकते हैं, उसको कम से कम खर्चा देना पड़े या फिर बिल्कुल ना देना पड़े। इसी तरीके की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।